हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 12 कवर करने वाले हैं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को देखते हुए ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है। जो सबसे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यूपीपीसीएस के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है 2021 के लिए, जो कि मंथली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि मंथली उसको स्टार्ट किया जाए, यानी कि फ़ीस जो है उसकी मंथली रख दी जाए। तो उसमें क्या क्या आपको दिया जाएगा उस कोर्स में, वो एक बार मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो जीएस के शॉर्ट नोट दिए जाएंगे, ताकि आप लोग उन्हें कम टाइम में रिवाइज़ कर सकें बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद 1 ईयर की आपको करंट अफेयर्स दी जाएगी, जो हमारी मंथली पीडीएफ आती है उसी के बेसिस पर। नेक्स्ट आपको 16 फुल मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन ही होंगे आपके। परीक्षा से पहले करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल बुकलेट दी जाएगी, जिसमें आपके शॉर्ट नोट होंगे और काफ़ी उसे कंसाइज कर दिया जाएगा सारे करंट अफेयर्स को। और ये जो कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन है 10 मार्च टू 10 जून। ठीक है, फीस इसकी नाम मात्र रखी गई है 199 पर मंथ। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नंबर जो है वो ये दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से है? राइट, योर ऑप्शंस आर JS वर्मा समिति, राजमन्नाड समिति, दिनेश गोस्वामी समिति या फिर सिंधवी समिति। तो निर्वाचन सुधारों से संबंधित समिति की बात यहाँ पर पूछी गई है, वो थी आपकी दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से है। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी, कई सारी रिकमेंडेशंस की थी। हुआ क्या था कि सबसे पहले तो क्यों किसी समिति को बनाने की नीड होती है, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन का जो सिस्टम है वो नहीं सही चल रहा होता है, करप्शन होते हैं या फिर काफ़ी सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट समिति बनाती है। तो उस दौरान ये समिति बनाई गई थी, दिनेश गोस्वामी समिति। ये समिति बनी थी 1990 में। ठीक है, 1990 में इस समिति का गठन किया गया था। इसने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी थी। फॉर एग्जांपल कि जो बूथ हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं, उन बूथों पर फिर से इलेक्शन जो है स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सेकंड इसकी एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि जो इलेक्ट्रिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, ये भी इसकी एक सिफारिश थी। उसके अलावा 1990 में ही एक और समिति बनी थी, जिसका नाम था तारकुंडे समिति। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, ये ज़रूर पढ़ा होगा कि एक अमेंडमेंट हुआ था, 61 अमेंडमेंट। राइट, कब हुआ था? 1988 में हुआ था। कई जगह 1989 लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत है। 1988 में अमेंडमेंट हुआ था और उसके द्वारा क्या किया गया था कि जो एज है, यानी कि जो वोट डालने की एज है, वो 21 से 18 कर दी गई थी। ठीक है, तो वो सिफारिश तारकुंडे समिति की ही सिफारिश पर की गई थी, जो कि 1990 में वो समिति बनाई गई थी। इस चीज़ को याद रखना, किसी बुक में मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है, आपात उपबंध से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। सेकंड है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या फिर एक और 2 दोनों सही है, या फिर ना तो एक सही है और ना ही 2। देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। इसमें तो ये पूछा गया है कि आपातकाल का जो प्रावधान है, यानी कि जो प्रोविज़न है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया कहाँ से गया है? तो एक अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से ली गई हैं, और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उसके लिए वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक करना। जीएस के टॉपिक्स की जो वीडियो वहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के
स्थगन संबंधी प्रावधान को कहाँ से लिया गया है ना, ये सेकंड प्रोविज़न अलग है जिसको जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। जान लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में किया गया है और किस अनुच्छेद में किया गया है, 352 से 360 तक। आपात उपबंध से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। जबकि अगर बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों के स्थगन की, तो ये आपका जो प्रावधान लिया गया है ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। 3 यहाँ पर आपके अनुच्छेद हैं, 352, 356 और उसके अलावा है 360, ठीक है। इन तीनों में ही सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल और यहाँ पर है आपका 360 में वित्तीय आपातकाल। आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, ये एक स्पेशल फैक्ट है इसके बारे में, ठीक है, याद रखना। 356 की अगर मैं बात करती हूँ तो 356 में 2 प्रोविज़न है। 356 में नहीं, एक 356 में तब आपातकाल लगाया जाता है राज्य में जब वह उसने कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रूल इम्प्लीमेंट करने में विफल रहता है राज्य। उसके अलावा एक और आर्टिकल है 365 में राज्य में आपातकाल तब लगाया जाता है जब वह केंद्र के किसी रूल को इम्प्लीमेंट करने में असफल रहता है, ठीक है। ये दोनों ही रूल याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन किस स्थान पर नहीं हुआ था, ठीक है। तो नहीं होने की बात हो रही है, तो ये है आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन 1862 में तब हुआ जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कहाँ पर, इलाहाबाद में, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। योजना आयोग 1950, नीति आयोग 2014, केंद्रीय सूचना आयोग 1950 और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963। ये गठन के इनके सन दिए गए हैं, कब हुआ था। तो देखिए नीति आयोग जो है वो 2015 में इसका मतलब इसका गठन या फिर इसको स्टार्ट किया गया था। जबकि ये जो योजना आयोग था इसको ही चेंज करके नीति आयोग का रूप दिया गया है। जान लेते हैं इसमें। 1 जनवरी 2015 को 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को निरस्त कर मोदी सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की थी, ठीक है। तो डेट यहाँ मेंशन की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यह भारत में नीति निर्माण का थिंक टैंक है, यानी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को बनाता है ये। अन्य विकल्प जो है वो सही हैं। बात करूँ अगर इसके अध्यक्ष की, तो इसके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पीएम, ठीक है। इंडिया के पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं और प्रेजेंट टाइम में इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। तो राजीव कुमार के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि पीएम हैं, ये तो ईजी सा ही आंसर है, तो उनको याद रखना कि उपाध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं तलाक, बिजली, परिवार योजना या फिर जन स्वास्थ्य। नहीं आता है कौन सा, ये पूछा गया है, तो जन स्वास्थ्य समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। बाकी के तीनों आते हैं। समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विवाह, तलाक, बिजली, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषय शामिल हैं। जन स्वास्थ्य जो है वह राज्य सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का, ठीक है। ये इसके जितने भी विषय हैं तीनों ही सूचियों के, उनको अच्छे तरीके से याद रखिए क्योंकि कई बार वहाँ से प्रश्न बनता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी है याद करने में, इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, और सेकंड है मुख्यमंत्री का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है। हमें सही उत्तर का चयन करना है, केवल एक सही है, केवल दो या फिर दोनों सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है।
सेकेंड स्टेटमेंट कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी ड्यूरेशन निर्धारित की नहीं गई है कि कितने समय तक वह अपना कार्य संभालेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है और इसका कार्यकाल संविधान में कोई निश्चित नहीं किया गया है। सामान्यतः जब तक उसके दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त रहता है वह मुख्यमंत्री बना रहता है। बिल्कुल केंद्र की तरह ही सिस्टम है, ठीक है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम कितने प्रस्तावक व अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए बात यहाँ पर हो रही है वाइस प्रेसिडेंट की, तो उसके लिए 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 ही अनुमोदक होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यही अगर मैं बात करती हूँ प्रेसिडेंट के लिए, तो उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। इस चीज़ को याद रखना, दोनों ही पूछ ले जाते हैं। एक मैं रिकमेंड करूँगी एक चीज़ यहाँ पर कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों के सारे रूल्स आप याद कर सकते हो अपोज में रख के। इसी तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इस तरीके से सारी ही चीज़ें याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ओके, बात करें अगर वाइस प्रेसिडेंट की, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इसके पद को हमने कहाँ से, किस संविधान से लिया है, तो वो है आपका अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट का पद है, तो वहाँ से हमने इसको लिया है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ एक आर्टिकल हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला है आर्टिकल 63 जिसमें ये मेंशन किया गया है कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 65 इम्पोर्टेंट है। इसमें ये है कि कभी अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट रहता है यानी कि प्रेसिडेंट अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सारा कार्य संभालेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 66, इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में प्रावधान है। आर्टिकल 67 में इसके कार्यकाल के संबंध में है और आर्टिकल 69 में इसकी शपथ ग्रहण के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये एक दो आर्टिकल हैं जिनको इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, उनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, नगर पालिकाओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, ये बताना है यहाँ पर हमको। तो वो है आपका स्टेटमेंट दिए गए हैं। राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। इसके सभी सदस्य सीधे नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य में नगरपालिकाओं की सीमा क्षेत्र संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। नगरपालिका के चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु जो है वह 21 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है कि कौन सा है, ठीक है। तो राज्य में नगरपालिका की सीमा क्षेत्र संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। सी इनकरेक्ट है, बिकॉज राज्य में नगरपालिका की सीमा क्षेत्र संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है और सारे कथन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो याद रखना इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस संशोधन के द्वारा कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था ये बताना है। तो देखिए वो था कैबिनेट की सलाह मानने के लिए प्रेसिडेंट को बाध्य कर दिया गया है, वो था आपका 42 अमेंडमेंट इन 1976, राइट। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये दो संशोधन जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इनमें क्या क्या संशोधन हुए थे, क्या क्या प्रावधान लागू किए गए हैं, सब कुछ इन डिटेल वीडियो में डला हुआ है। वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। जीएस की वीडियो है, ठीक है। संविधान संशोधन है, उसका थंबनेल अलग से दिख जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। तो ठीक है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था। काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो इसके द्वारा जोड़े गए थे, तो देख लेना आप। मैं एक एक करके अब यहाँ सारे नहीं बता सकती हूँ, बहुत ज़्यादा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10, सही सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ समितियाँ दे रखी हैं और यहाँ पर उनके अध्यक्ष के नाम बता रखे हैं, ठीक है।
तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है करेक्ट। पहला है झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, पहले सीधा सीधा ही मिला देते हैं, वैसे यहाँ पर तीनों ही राजेंद्र प्रसाद दे रखे हैं, लेकिन देख लेते हैं। संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बात करें अगर प्रांतीय संविधान समिति की तो उसके सरदार पटेल थे। मीन्स टू से सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो सीक्वेंस में हैं। ए बी सी डी देख लेते हैं कहाँ पर दे रखा है, 1 2 3 4 राइट। सो डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन मैंने ऊपर पढ़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, या फिर पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, या फिर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब की बात हो रही है। ठीक है, तो होता है पता है क्या कि पूरे ही जो मंत्रिमंडल होता है उसको इस्तीफा देना पड़ जाता है सिर्फ एक मंत्री की वजह से। राइट, इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे ही मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है आपका, पहले ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। एक्ट 1813 या फिर 1833, 1853 या फिर 1786। करेक्ट आंसर इज़ 1833, क्योंकि इसी एक्ट के माध्यम से जो दास प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये एक्ट। 1833 के एक्ट द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। 2 एक चेंज और हुए थे जिनमें से इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि इसके द्वारा क्या किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है इस एक्ट के बारे में। ठीक है, चेंज कर दिया गया था, इट्स ओके। अब प्रश्न ये बनता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल बने कौन थे फिर, है ना? तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उनका नाम याद रखना, चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक खास चेंज ये भी हुआ था, प्रोविज़न जो था इसमें 1833 वाले एक्ट में, कि जो सिविल सेवक थे, ठीक है, उनके लिए खुली भर्ती मतलब कि खुली भर्ती करने का प्रयास किया गया था, यानी कि प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें केवल प्रयास किया गया था, इस एक्ट के माध्यम से स्टार्ट नहीं किया गया था। अगर ये पूछा जाता है कि खुली भर्ती की प्रतियोगिता कब शुरू की गई थी सिविल सेवकों के लिए, तो दैट वाज स्टार्टिंग इन 1853। ओके, उसको 1853 में स्टार्ट किया गया था, इस चीज़ को याद रखना। सो ये इसमें 1 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का अनुच्छेद 25 निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? योर ऑप्शंस आर समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, बहुत अच्छे से मौलिक अधिकारों में समझा चुकी हूँ मैं ये चीज़। तो देखिए 25 की बात हो रही है तो वो आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, बाकी की अगर बात करती हूँ, समानता का अधिकार 14 to 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 to 23 23 एंड 24 है। राइट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मैंने आपको बता दिया है 25 से 28 तक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक शैक्षणिक वाला जो कि 29 और 30 में है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए हैं। आर्टिकल्स इतने बचे ही कितने हैं, एक बचा होगा 19 वाला बचा है, एक तो 19 से 22 वाला जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, उसके अलावा आपका बचा है 31 तो निरस्त ही कर दिया गया है, 32 बचा है। ठीक है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो प्रश्न का आंसर आपका है सी। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, आचरण करने तथा उसके प्रचार का अधिकार से संबंधित है। सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन व सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें शामिल नहीं है। गाइज आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट,
ये जो फैक्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार बना है कि बौद्ध, जैन और सिख इसमें मतलब कि जो हिंदू वर्ड यूज़ किया गया है आर्टिकल 25 में, उसमें किन किन लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो वो केवल बौद्ध, जैन और सिख है, पारसी नहीं है। कई बार वो पारसी वर्ड लिख के कई बार घुमाने की कोशिश करेगा आपको, लेकिन आप बौद्ध, जैन और सिख पर ही क्लिक करना, ठीक है। पहली चीज़ ये क्लियर हो जाती है। बाकी यहाँ पर छोटा सा मेंशन कर देती हूँ मैं यहाँ पर। अब आया है आर्टिकल 25। तो देखिए 25 से लेकर के मैंने 28 तक की बात की थी, ठीक है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। यहाँ आपको बोला गया है 25 में किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, आपको पूरा पूरा राइट है। बात करें अगर 26 की, तो आर्टिकल 26 में आपको किसी भी रिलीजन से रिलेटेड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन करवाना है, कोई भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिलीजन्स में, ठीक है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन करवाना है वो आप करवा सकते हो रिलेटेड टू एनी रिलीजन। एंड आर्टिकल 27 की अगर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 27 में क्या है कि आप किसी से भी ज़बरदस्ती, जैसे होता है ना कि कई बार कि हम ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं तो इसके लिए वो चंदा वाला जो सिस्टम होता है कि पैसे दीजिए, किसी से भी आप ज़बरदस्ती पैसे नहीं ले सकते हो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कोई वर्क करने के लिए। 28 में आप किसी भी धर्म से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, जैसे कि मदरसे वगैरह होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर जाके आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको चारों ही बता दिए हैं, 25, 26, 27, 28, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। पशु बलि पर रोक है एक मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कर्तव्य है, इसलिए ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज, एम आई राइट? नहीं 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 नहीं, बी नहीं, शायद सी है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यह है एक नीति निदेशक तत्व में है, गलती से मैंने बोल दिया उसको। पशु बलि पर रोक अनुच्छेद 48 के तहत नीति निदेशक तत्वों में शामिल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 है, इनको प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। सेकंड है, ये वाद योग्य होते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, पूछा गया है कि प्रभावी बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, ठीक है, ना कि इनको बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। सेकंड है कि ये वाद योग्य होते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। अगर इनका हनन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, मीन्स टू से ये है कि इनके लिए आप कोई सुनवाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कि केवल 2, कौन सा पूछा है इसमें, गलत पूछा है सही पूछा है? गलत, मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, क्योंकि इसमें पूछा तो सही गया है और ऑप्शंस दे दिए हैं, केवल एक गलत है या केवल 2। बी, मौलिक कर्तव्य अवाद योग्य होते हैं अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, कुछ मिस्टेक ये है कि उसमें सही पूछा गया है लेकिन ऑप्शंस में गलत दे दिया है, ठीक है, तो आप करेक्ट कर लेना। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या, पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छी तरीके से। मौलिक कर्तव्यों की बात हुई है, देखिए इनका अस्तित्व किस तरीके से आया वो समझा देती हूँ। 1975 में क्या हुआ था, आपातकाल लगा था, जो कि 1975 से वो 77 तक वो है चला था, ठीक है, आपातकाल। तो उस टाइम पर क्या होता है, कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया था सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। वो समिति थी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था, ठीक है। और वो गठन कब किया था, इस चीज़ को याद रखना, 1976 में किया था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था, तो 1976 में। उस समिति ने ये सिफारिश की थी कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इसकी सिफारिश की थी कि हमारे मौलिक अधिकार होने के साथ साथ में हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, हमारे कंट्री के प्रति कुछ कर्तव्य होना अनिवार्य है।
तो फिर इस कमिटी ने 8 मौलिक कर्तव्यों का जो है सिफारिश की थी कि 8 मौलिक कर्तव्य जो हैं जोड़े जाए हमारे संविधान में। तो एक अमेंडमेंट हुआ था 42 अमेंडमेंट, ठीक है, 42 अमेंडमेंट हुआ था जो कि 1976 में ही हुआ था, ठीक है। इसके द्वारा हालांकि कमेटी ने 8 सिफारिश की थी 8 के लिए, बट यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर प्रश्न इस तरीके से बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ही करेक्ट करके आना। अगर प्रभावी आता है तो वो आपको वर्मा समिति पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो 10 जोड़े गए थे। उसके बाद एक और जोड़ा जाता है मौलिक कर्तव्य, एक अमेंडमेंट होता है बाद में, जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में, ठीक है, जिसके द्वारा ये कंपलसरी कर दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन अवेलेबल कराना जो है कंपलसरी कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रीय परिषदों का गठन संवैधानिक उपबंधों द्वारा होता है, संसदीय कानून द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है, या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा होता है, ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन होता है संसदीय कानून के द्वारा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1956 के संसद अधिनियम द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। इसका सृजन संसदीय कानून से होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री होता है, ठीक है, याद रखना। और इस वक्त 6 है शायद क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही नहीं है। अनुसूची दे रखी है और उसमें क्या क्या प्रोविज़न है ये दे रखे हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है, और 12वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। आपको बताना है इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखिए, जो 12वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज का प्रावधान नहीं है, वो 11वीं अनुसूची में है, ठीक है, याद रखना। अगर बात करते हैं 12वीं की, तो उसमें नगर प्रशासन व्यवस्था का उपबंध है, ठीक है, जबकि 11वीं में पंचायती राज का। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट, किस प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो। तो देखिए, वो है आपकी संसदीय प्रणाली, जिसको उत्तरदायी सरकार या फिर वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कुकर का हत्था एबोनाइट का बनाया जाता है क्योंकि यह मजबूत होता है, यह सस्ता होता है, यह ऊष्मा का कुचालक होता है, या फिर यह ऊष्मा का सुचालक होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, रीज़न ये है कि ये ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। देखा होगा आपने, कुकर का जो हत्ता होता है वो एबोनाइट का इसलिए बनाया, अगर वो है सुचालक होगा तो डेफिनेटली वो उसमें हीट आ जाएगी, वो गर्म हो जाएगा, तो कोई मीन्स नहीं बनता उसको इसका बनाने का जिसमें हीट उत्पन्न हो, ठीक है। तो उसको ऐसी चीज़ का बनाया जाता है जिससे ऊष्मा का कुचालक होता है, तो वो है आपका एबोनाइट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है, ये आपका कथन है, और रीज़न इसका ये है कि बरसात के दौरान तापमान कम हो जाता है। हमें ये बताना है कि इसका रीज़न और ये जो कथन है दोनों सही हैं या नहीं, और ये स्पष्टीकरण दे रहा है या नहीं। तो देखिए, आपके ऑप्शंस वही हैं हमेशा की तरह, इसमें ए और आर दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शंस आप पढ़ लेना। दोनों ये ऑप्शंस पढ़ना मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है क्योंकि ये सेम ही होते हैं हमेशा। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनको आप इस तरीके से पढ़ना शुरू करिए। बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है क्योंकि बरसात के दौरान तापमान कम हो जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों ही जो लाइन है वो बिल्कुल करेक्ट है, और स्टेटमेंट जो है सही स्पष्टीकरण जो है उसका वो कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, राइट। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है, उसके बाद क्रमशः द्रव व गैस में होती है, ठीक है। बाकी ऊपर पूरे दोनों स्टेटमेंट एंड रीज़न दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कपड़ा, रबर, अम्लीय जल और मानव शरीर, ऊष्मा के कुचालक कौन से हैं, ये आपको बताना है। सेम नहीं, लेकिन इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन कल भी आया था जिसमें एल्यूमिनियम और मानव के शरीर को
सॉरी, यहाँ पर कुचालक पूछे गए हैं, वहाँ पर सुचालक था, सॉरी फॉर दैट। योर ऑप्शंस आर केवल एक और दो, केवल तीन, या फिर केवल तीन और चार। ठीक है, तो ऊष्मा के कुचालक कौन से हैं? देखिए, कपड़ा और रबड़ जो है वह ऊष्मा के कुचालक हैं। इसकी जगह अगर अम्लीय जल और जो मानव शरीर है वो ऊष्मा के सुचालक है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कपड़ा व रबर ऊष्मा के कुचालक हैं, जबकि मानव शरीर व अम्लीय जल ऊष्मा के सुचालक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, पानी में डूबी क्षण टेढ़ी प्रतीत होना और मरीचिका का दिखाई देना, ये हमें बताना है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। इनमें से कौन सा उदाहरण जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड है? और ऑप्शंस आर केवल एक और दो, दो व तीन, केवल तीन या फिर केवल दो। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रकाश के परावर्तन की अगर मैं बात करती हूँ तो पानी में डूबी हुई क्षण जो है अगर हमें टेढ़ी प्रतीत होती है तो वो रीज़न ये है, इससे संबंधित है ये। बाकी के दो जो हैं वो गलत हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ नो, आई एम रॉन्ग, सॉरी, ये मैंने गलत पढ़ दिया है। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, पानी में डूबी हुई क्षण का टेढ़ी प्रतीत होना और मरीचिका का दिखाई देना। मरीचिका का दिखाई देना जो है वो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित। ठीक है, बाकी के एक और दो जो है वो गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ, मरीचिका का दिखाई देना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, जबकि द्रव में डूबी हुई क्षण टेढ़ी प्रतीत होना व रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त कितनी होती है? 14 से 70 ग्राम, 17 से 21 ग्राम, या फिर 12 से 15 ग्राम, या फिर 8 से 12 ग्राम। ठीक है, तो वो होती है मात्रा 14 से 17 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 17 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त पाई जाती है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ स्थित है? ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो कैंसर उत्पन्न भी कर सकता है और कैंसर के उपचार में भी प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन है निकोटीन, पार्थेनियम, आयनीय विकिरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो आयनीय विकिरण है वह इन दोनों ही में यूज़ हो सकता है, यानी कि यह कैंसर उत्पन्न भी कर सकता है और कैंसर के उपचार में भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आयनीय विकिरण एक ऐसा कारक है जो कैंसर उत्पन्न भी कर सकता है और कैंसर के उपचार में भी प्रयोग हो सकता है। यह इसकी मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका सी जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।